हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 के लिए पूरी किताब, गणित की पूरी किताब के सारे फॉर्मूले हम एक ही साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा पूर्णांक। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, होल नंबर। तो ये किस प्रकार से होता है, इसके अंदर देखो क्या क्या सूत्र है। सबसे पहले हम बात करेंगे तो विनिमयता नियम, क्रम विनिमयता नियम। देखिए, क्रम विनिमयता नियम कहां पर लागू होता है? ये सिर्फ जोड़ में और गुणा में लागू होता है। ठीक है, तो पहले तो योग के लिए निकाल कर देखते हैं हम, योग के लिए क्या होता है। देखिए, अगर हमारे पास में तीन संख्याएं हैं a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, या तो आप पहले इन दोनों को एक साथ जोड़ लें। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो आपका उत्तर वही आएगा क्रम विनिमयता में। ठीक है, ये इस तरह से अगर आप गुणा में लिखें, इसको गुणा में, तो क्या होगा a b c। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं पहले b और c को गुणा कर लें, उसके बाद में a को गुणा कर दें, या आप ऐसे कर सकते हैं a b को गुणा कर लें और बाद में c को गुणा कर सकते हैं। इस तरह से ये जो गुण होता है इसको हम बोलते हैं क्रम विनिमयता। ठीक है, देखिए हमारा दूसरा नियम है तत्समक नियम। ठीक है, ये तत्समक नियम चारों चीजों में लागू होता है। योग के लिए सबसे पहले हम योग के लिए बात करेंगे तो योग में तत्समक का मतलब ये होता है कि एक ऐसी संख्या का योग करें जिससे संख्या पर कोई प्रभाव न पड़े। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर a कोई संख्या है, इसमें हम एक ऐसी संख्या जोड़ें कि उत्तर भी a आए, तो यहाँ पर इसका योज्य तत्समक क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, हमेशा योज्य तत्समक क्या होता है? 0 होता है, योज्य तत्समक। इसी तरह से घटाव में भी घटाव तत्समक क्या होगा? a माइनस 0 बराबर a ही होता है ना। तो इसको हम बोलते हैं व्यकलन तत्समक, 0 होता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे गुणा की, तो गुणा में भी तत्समक होता है। तो गुणा में तत्समक क्या होगा? देखो कि अगर a में हम 1 गुणा करेंगे तो क्या होगा? उत्तर a ही आएगा। इसका मतलब ये इसका गुणन तत्समक होगा, गुणन तत्समक क्या होगा इसका? 1। इन दोनों में 0 0 था, इसमें 1 होगा। इसी तरह से हम भाग में करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी संख्या में हम कोई संख्या भाग देता कि उत्तर वही आए, तो हम 1 का भाग देंगे तो हमारे पास में a ही आएगा। ठीक है, तो हमारा भाज्य तत्समक क्या होगा? भाज्य तत्समक, ये भी एक ही होता है। तो आप तत्समक नियम तो समझ गए होंगे कि संख्या पर कोई प्रभाव न पड़े, वो संख्या है। तो हम जिस संख्या के साथ जोड़ घटाव गुणा या फिर भाग करते हैं, तो वही संख्या क्या होती है? हमारी तत्समक होती है। और हम जो संक्रिया कर रहे हैं उसके अनुसार उसका नाम भी हो जाता है, जैसे योज्य तत्समक, व्यवकलन तत्समक, गुणन तत्समक, भाज्य तत्समक। ठीक है, अब इसके बाद में एक नियम और आता है जिसको हम शास्त्रीय नियम बोलते हैं। हाँ, देखिए तीसरा नियम हमारा शास्त्रीय नियम। अब ये शास्त्रीय नियम क्या होता है? देखिए, शास्त्रीय नियम बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे हमारे पास में ये भी सिर्फ जोड़ और गुणा में काम में आता है। तो सबसे पहले हम जोड़ में लेते हैं इसको, योग में। देखो कैसे, a गुणा, चल जोड़ में लेते हैं तो a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अगर आप a प्लस, यहां पर कोष्टक लगा दे b प्लस सी, आप इन दोनों को सोल्व करने के बाद में अगर इसको ही सोल्व करते हैं तो भी वही उत्तर आता है। या फिर आप a प्लस बी को दोनों जोड़ने के बाद में अगर आप c के साथ में, नहीं यहां पर गुणा के साथ में इस तरह से होगा, चलो हाँ ठीक है, ये ना इस तरह से करते हैं तो भी होगा। अब ये तो हो गया हमारा इसका जोड़ का। अब हम गुणा का देखते हैं, गुणा का इस तरह से देखो, a b c, ये बिल्कुल वैसे ही नियम है
जो हमारा सबसे पहले नंबर वाला नियम था बिल्कुल वैसे ही है। आप इसको ए को गुणा कर सकते हैं बी सी से, या फिर आप ए बी को गुणा कर सकते हैं सी से, इस तरह से। ठीक है, तो ये शास्त्रीय नियम है। शास्त्रीय नियम और जो क्या बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, उनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन ध्यान रखें शास्त्रीय नियम सिर्फ इन दोनों में ही लागू होता है। ठीक है, और क्रम विनिमय नियम चारों में लागू होता है, जिसमें जो घटाव और भाग है वो उसके आंसर गलत आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा नियम था। हमारा चौथा नियम है वितरण नियम। वितरण नियम, देखो ये नियम कैसे होता है, जैसे कोई एक संख्या है, ये b प्लस सी के साथ में गुणा है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी। ए को दोनों से गुणा कर देंगे। ठीक है, या फिर इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कोई x है, ये y माइनस जेड के साथ में गुणा है, तो यहाँ पर एक्स वाई माइनस एक्स जेड लिख सकते हैं। इसी को बोलते हैं वितरण नियम। ठीक है, इसका एक अपोजिट नियम और है। ठीक है, जिसको हम एक तरह से क्या बोलते हैं, कॉमन लेना बोलते हैं। तो जहां पर इसका ऐसे पाया जाता है हमको, जैसे एक्स वाई माइनस एक्स जेड, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वापस एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो y माइनस जेड ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये वितरण नियम में ही आता है, लेकिन इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो ये हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है उसके कुछ नियम है, इसमें डायरेक्ट सूत्र नहीं है, लेकिन कुछ नियम है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, देखिए अब सेकंड चैप्टर की तरफ चलते हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है भिन्न एवं दशमलव। देखिए इसमें भी कोई सूत्र नहीं है, लेकिन इसमें आपको जो भिन्न होते हैं या फिर दशमलव वाली संख्याएं होती है, उनके जोड़ बाकी गुणा भाग करना सिखाया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं। यहाँ पर जैसे 1/2 है, इसमें अगर हम 1/3 जोड़ देते हैं तो जोड़ना कैसे होगा, यहां पर जोड़ने के लिए आपको पहले लेना होगा एलसीएम। दोनों का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, अब देखो 2 का भाग 6 में देंगे, 6 में देने से क्या होगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 को ऊपर की संख्या से गुणा कर देंगे, फिर प्लस का चिन्ह बीच में तो वो यूं लगा देंगे, फिर 3 का भाग 6 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, 4। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो बचेगा 2। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे 5/6। इस तरह से ये होता है जोड़। ठीक है, अब हम घटाव करके देखते हैं, 1/2 माइनस 1/3। प्रोसेस सेम ही रहनी है, नीचे भी वही रहेगा 6 है ना, यहाँ भी 3 रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा, बस ये बीच में प्लस के चिन्ह माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 1/6। ठीक है, ये जोड़ घटाव हो गए। अब अगर हम गुणा की बात करें, जैसे इसी संख्या को लेके देख लेते हैं, 1/2 गुणा 1/3, तो देखो यहाँ पर दोनों अंशों का गुणनफल हो जाएगा और हरों का गुणनफल हो जाएगा। तो 1 गुणा 1 करेंगे तो 1, 3 दूनी 6, ये इनका गुणा हो गया। अगर हम भाग की बात करें तो इसमें अगर हम भाग देंगे 1/2 भाग 1/3, तो यहां पर सबसे पहले इसको गुणा के रूप में बदलेंगे। कैसे, 1/2 को ऐसे कैसे लिखेंगे, ये भाग का चिन्ह गुणा में बदल देंगे और ये जो आगे वाली संख्या है इसको पलट देंगे, मतलब ये ऊपर 3 चला जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा। अब इनको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहां पर 3 एकम 3 और 2 एकम 2। अब इसमें भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 बचेगा 1/2। तो इस तरह से जोड़ बाकी गुणा भाग ये क्या किसके होता है, भिन्नों के। अब मैं दूसरी तरफ बात कर लेता हूं दशमलव की। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां पर 1.5 में मैं भाग देता हूं 0.5 का। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम इन पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले नीचे पॉइंट के बाद में कितनी संख्या 1 है। ठीक है, तो आगे 1 0 लगा देंगे इसके आगे, और ऊपर पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1 है, तो इसमें भी 1 0 लगा देंगे। ठीक है, और दोनों के पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, मतलब नीचे से ऊपर 0 लगाया तो पॉइंट हट गया, ऊपर की वजह से नीचे 0 लगाया तो ये हट गया। अब देखो आप चाहे 0 0 काट सकते हैं, नहीं काट रहे तो आप 50 का भाग 150 में देंगे तो आसानी से दे सकते हो। कितनी बार जाएगा, 3 बार। ये हमने क्या कर दिया, पॉइंट की संख्याओं को भाग कर दिया। ठीक है, एक बार और करके देख लेते हैं भाग ही। देखो जैसे 8.4, इसमें भाग देंगे हम 1.2 का दे लेते हैं। ठीक है, अब देखो भाग देंगे तो आप ऐसे भाग दे सकते हैं, ऐसे दे सकते हो। ऐसे करने के लिए आप ये करेंगे, पहले पॉइंट के बाद में कितनी संख्याएं हैं, 1 है, नीचे भी 1 है। अगर मान लीजिए मैं इसको ऊपर इस तरह लिख देता हूं, तो यहां पर ऊपर 2 संख्या है, नीचे 1 संख्या है, तो इनको बराबर करने के लिए आप 0 लगा लेंगे। जैसे मैंने 0 लगा लिया। अब पॉइंट के बाद में 2 संख्याएं हैं, अगर 2 संख्याएं हैं
तो इनको काट दो, अगर नहीं है तो कम ज्यादा करके इनको जीरो लगा कर इनको बराबर कर लें। अगर नीचे वाली में कम है तो नीचे ज्यादा जीरो लगा लें, और अगर ऊपर वाली में कम है तो ऊपर जीरो लगा लें, और बराबर करने के बाद में पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा 840/120। अब जीरो जीरो काट दें, अब सीधे सीधा 12 का भाग 84 में दे लें, तो 12 24 12 36 12 चौक 48 12 50 5 कड़ी 72 12 70 84, मतलब 7 सीधे सीधे इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये पॉइंट वाले भाग करना बहुत आसान होता है। अब हम पॉइंट वाले गुणा करके देख लेते हैं। देखो पॉइंट वाले गुणा कैसे होते हैं, जैसे 7.5 गुणा 1.3 कर रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है, आप पहले पॉइंट को कंसीडर क्यों नहीं करें, देखें नहीं पॉइंट को, पॉइंट तो हम बाद में लगा देंगे। सबसे पहले आप 1 और 3 के बीच में अगर हम पॉइंट हटा दें तो कितने बचते हैं 13। 13 को हम 75 से गुणा कर देंगे सीधे सीधे, क्योंकि पॉइंट हम बाद में देखेंगे हम। तो 13 पंजो 65, असल की 6, 13 7 91 और 6 97, कितने हो गए 975। अब देखो पॉइंट के बाद में यहाँ कितनी संख्या है, 1 है, इधर भी 1 है, 1 और 1 2 दोनों जोड़ेंगे 2 हो जाएंगे, मतलब इधर से 2 संख्या गिनेंगे 1 2 और 2 के बाद में यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट, तो ये इसका उत्तर हो जाता है। मतलब गुणा करना भी बहुत आसान है। ठीक है, इसके बाद में घटाव करेंगे, तो तीसरा घटाव और जोड़ एक जैसे होते हैं, तो मैं घटाव के एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर। घटाव जैसे 3/5 माइनस 3/7। ठीक है, अब मैं देखो इसमें घटाव करूंगा, घटाव करने के लिए क्या करूंगा, पहले सबसे एलसीएम लूंगा सबसे पहले, तो 7 में जो 35। अब यहां पर 5 का भाग 35 में दूंगा, कितनी बार जाएगा 7 बार। 7 को ऊपर की संख्या से गुणा करेंगे तो 7 की 21, ये चिन्ह नहीं हो गई हो। 7 का भाग 35 में कितनी बार जाएगा 5 बार। 5 को 3 से गुणा करूंगा तो 5 किया 15, कितने बचे 6 बचे, नीचे 35, मतलब 6/35 का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर यहां पर हमारे घटाव की जगह क्या होता प्लस का चिन्ह होता, तो हम यहां पर प्लस कर देते और इन दोनों जोड़ देते, और जोड़ने के बाद में कितना हो जाता है ये 36 हो जाता। ठीक है, तो 36/35 का आंसर आ जाता अगर यहां पर जोड़ करते तो यहां पर हमारे दूसरे चैप्टर में इसी तरीके के सवाल हैं, भिन्नों से संबंधित सवाल जोड़ भाग गुणा भाग और दशमलव से संबंधित जोड़ भाग की गुणा भाग, मैंने यहां पर आपको एक एक एग्जांपल देके समझाए हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं 7वीं क्लास का जो पूरा कोर्स है एक एक वीडियो करके आपको पढ़ा सकता हूं। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको अपने कमेंट बॉक्स में जाके लिखना होगा कि अगर आपको जरूरत है तो मैं ये वीडियो बनाकर आपको दे सकता हूं। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए हम तीसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखिए थर्ड चैप्टर आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों के प्रबंधन में यहां पर हम 3 चीजें पढ़ते हैं खासकर। सबसे पहले औसत, औसत या माध्य। ठीक है, देखो क्या होता है ये, मान लीजिए कोई भी ग्रुप में, या एग्जांपल के तौर पर बताऊं आपको, एक कक्षा में 10 बच्चे हैं, हर एक के पास में किसी के पास में 10 रुपए, किसी के पास में 20, किसी के 50, इस तरह से अगर हम सभी के पैसे इकट्ठे करें तो सबके पास मान लीजिए 1000 रुपए निकलते हैं। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि अब उस 1000 में 10 का भाग देंगे तो हर एक बच्चे में बराबर बांट देने पर कितने कितने रुपए देंगे 100 रुपए। तो जो 100 है ना वो उसका औसत या फिर माध्यमान होगा। ठीक है, तो यहां पर इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को मैं लिख देता हूं यहां पर, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, ये सूत्र होता है किसका, औसत या फिर माध्य का। ठीक है, बहुलक, बहुलक क्या होता है, देखिए आंकड़ों में सबसे अधिक, आंकड़ों में सबसे अधिक आने वाला प्रेक्षण, प्रेक्षण बहुलक होता है, बहुलक होता है। ठीक है, मतलब जिसमें f का मान सर्वाधिक होता है वो बहुलक होता है। अब तीसरी बात करेंगे हम माध्यक की। ठीक है, तो माध्यक क्या होता है, सभी आंकड़ों में, सभी आंकड़ों में, सभी आंकड़ों में बीचों बीच का मान, बीचों बीच का मान बीचों बीच का मान माध्यक कहलाता है।
इसको निकालने के लिए आपको जो भी आंकड़े दे रखे होते हैं ना, उनको या तो आरोही क्रम में लिखें या फिर अवरोही क्रम में, या तो घटते क्रम में लिखें या फिर बढ़ते क्रम में लिखें। और ऐसा क्रम से लिखने के बाद जो बीचों बीच संख्या आती है, मतलब मान लीजिए आंकड़े 7 है, ठीक है, तो 7 में बीचों बीच कौन से नंबर क्या है, चौथे नंबर की, तो चौथे नंबर की जो संख्या होगी ना क्रम से लिखने पर, तो वो संख्या क्या होगी, माध्यक होगी। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले थे हमारे तीसरे चैप्टर में। अब चौथे चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखिए चौथा चैप्टर, इसमें है सरल समीकरण। सरल समीकरण में बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चर की। चर, ठीक है, जिसका जनरली पाए जाते हैं एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, के, एल, एम। इन ये एबीसीडी के जो अक्षर होते हैं, यदि ये गणित में पाए जाते हैं तो इन अक्षरों को बोला जाता है चर। मतलब इनका मान बदलता रहता है। ठीक है, इनका मान माइनस से लेकर 0 होते हुए प्लस तक होता है। ठीक है, तो ये चर होते हैं। अब चर की परिभाषा अगर हम बात करें तो एक ऐसी वस्तु, एक ऐसा मान लिखे, एक ऐसा मान जो बदलता रहता हो, बदलता रहता हो। ठीक है, मतलब चर कहलाता है। तो चर हमारे पास में एक्स वाई जेड ये इस तरह के होते हैं। अब यहां पर दूसरी बात करते हैं समीकरण की। समीकरण बात करेंगे हम समीकरण की। समीकरण क्या होता है? देखो, समीकरण एक ऐसी समीका होती है जिसका हम किसी संख्याओं के साथ गुणा, भाग, जोड़, बाकी गुणा करने के बाद में एक अलग संख्या बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, जिसका एलएचएस और आरएचएस भाग बराबर होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बाएं तरफ का भाग बराबर राइट हैंड साइड, दाएं हाथ का भाग, है ना, दाएं हाथ की तरफ, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एग्जाम्पल तो समीकरण क्या होता है, एक या एक से अधिक चरों के द्वारा कोई बात होती है, कोई संख्यात्मक बात होती है, उसको समझाने का जो तरीका होता है ना, उसको समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इसको लिख भी देता हूं आपके सामने। एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक चरों द्वारा कही गई संख्यात्मक बात को समझाने का तरीका समीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर 3 किताबों का मूल्य 150 रुपए है। ठीक है, तो एक किताब मूल्य क्या होगा, इस तरह से ना। तो एग्जांपल के तौर पर 3 किताबें, 3, अगर किताब को मैं x मान लूं तो ये जाएगा x, कितना हो जाएगा, 150 रुपए। ठीक है, एक समीकरण की बात और करें, जैसे मैं ऐसे बोलूं कि मेरे पास रोहन से 2 गुणे से 5 रुपए अधिक है, मतलब रोहन के पास मान लीजिए x रुपए है, तो 2 गुना x इससे 5 रुपए अधिक है। ठीक है, मेरे पास में। ठीक है, y बराबर, y मतलब मैं हूं, x रोहन है, तो रोहन के पास जितने पैसे उससे 5 रुपए अधिक है मेरे पास में, तो मेरे पास y रुपए होंगे। तो ये जो तरीका है, इनको हम बोलते हैं समीकरण। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि समीकरण क्या होता है। ठीक है, और सरल समीकरण वो होते हैं जिनमें एक या दो वेरिएबल पाए जाते हैं, मतलब चर संख्या 1 या 2 होती है, वो सरल समीकरण होते हैं। और जिनके ऊपर घात सिर्फ एक ही हो, जैसे x के ऊपर घात एक ही है, अगर एक से ज्यादा घात होती है तो उनको हम सरल समीकरण नहीं कह सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे चौथे चैप्टर में कोई सवाल नहीं है, सिर्फ समीकरण है और समीकरण को हल करने का तरीका बताया गया है। अब 5वें चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखिए एक्सरसाइज 5, रेखाएं और कोण। तो सबसे पहले हम रेखाएं और कोणों के बारे में बात करेंगे। तो कोण क्या होता है? सबसे पहले आप कोण की परिभाषा समझेंगे। देखिए, किसी रेखा के साथ
दूसरी रेखा के झुकाव की माप कोण कहलाता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि एक ये रेखा है, इसके साथ ये इसका झुकाव है, तो ये जो झुकाव की जो माप होती है ना, इसको कोण कहते हैं। ठीक है, इसे थीटा के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये कोण तीन प्रकार के होते हैं। कोण तीन से चार प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण, ऐसे कोण जिनका मान 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, यहां पर लिखूंगा ऐसे कोण जिनका मान 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, ये न्यून कोण हो गया। दूसरा कोण समकोण, ऐसे कोण जिनका मान 90 डिग्री हो। ठीक है, तीसरी बात करें अधिक कोण, अधिक कोण, ऐसे कोण जिनका मान 190 डिग्री से अधिक हो। ऐसे कोण जिनका मान 90 डिग्री से अधिक हो। ठीक है, 190 डिग्री से अधिक हो, अधिक कोण होते हैं। अब चौथे की बात करें हम, चौथा तो वो आता है जिसको हम सरल कोण बोलते हैं, सरल कोण। ठीक है, ऐसे कोण जिनका मान 180 डिग्री हो, सरल कोण कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक पांचवा और होता है जो काम में आता नहीं है, लेकिन मैं फिर बता देता हूं आपको। उसको बोलते हैं वृहद कोण, वृहद कोण। ऐसे कोण जिनकी माप 180 से तो अधिक होती है और 360 से कम होती है। बराबर नहीं होती, ना तो 180 ना 160, लेकिन इनके बीचों बीच की होती है। ठीक है, तो यहां पर मैं इस कोण का मान देता हूं थीटा 360, इस तरह से। तो इस तरह से जिस कोण का थीटा का मान 180 से ज्यादा और 360 से कम होता है, वो कोण होता है वृहद कोण। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये चार तो कोण की माप के आधार पर इनका वर्गीकरण हो गया। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे ये जो कोण है, हम रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म। देखिए रैखिक कोण युग्म क्या होता है? एक सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग एक 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो बनने वाले सभी कोण, बनने वाले सभी कोण रैखिक कोण युग्म कहलाता है, रैखिक कोण युग्म कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करेंगे हम आसन्न कोण की। आसन्न कोण, देखिए आसन्न कोण क्या होते हैं?
दो समांतर रेखाओं के बीच में, मान लीजिए दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, इन दोनों रेखाओं के बीच में एक तिर्यक रेखा खींची जाए, ठीक है, तो अंदर की ओर ये जो बनने वाले दोनों कोण होंगे ये होंगे आसन्न कोण, ठीक है, तो ये है आसन्न कोण। आप चाहे तो लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं क्या लिखना है कि दो सरल रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटे तो अंदर की ओर बनने वाले दोनों कोण आसन्न कोण कहलाते हैं, और आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है, ये आसन्न कोण हो गए। अब बात करेंगे हम शीर्ष अभिमुख कोण की। शीर्ष विमुख कोण क्या होता है? देखो शीर्ष विमुख कोण, मान लीजिए एक रेखा ये है सीधी रेखा, एक रेखा तिर्यक रेखा इसको काट देती है कैसे करके, ठीक है, तो एक कोण ये बनेगा, है ना, इसके पीछे की ओर एक कोण और बनेगा, तो ये जो कोण है ये कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो जैसे मैं इसको ए बी सी डी नाम देता हूं, इस बिंदु को ओ दे देता हूं, तो कोण एओडी बराबर कोण बीओसी, ये दोनों कोण बराबर होंगे और कारण होगा इसका शीर्ष अभिमुख कोण। मतलब एक ये शीर्ष है, ये जो ओ बिंदु है ये शीर्ष है, इसके अभिमुख मतलब पीछे की ओर बने हुए कोण, इसके पीछे की ओर ये कोण और इसके पीछे की ओर ये कोण, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, इन्हीं को हम शीर्ष अभिमुख कोण कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में कोण हो गए। अभी एक कोण और होता है जो जनरली आपसे 7वीं क्लास में पूछा जा सकता है, उसका नाम है एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर कोण देखो क्या होता है, जेल की आकृति में बनने वाला जो कोण होता है ना उसको एकांतर कोण बोलते हैं। ये बनते कैसे हैं? मान लीजिए कि हमारे पास में दो समांतर रेखाएं हैं, यहां पर हम कोई एक तिरछी रेखा खींच रहे हैं, तो देखिए यहां पर मैं यहां पर दोबारा से दो गहरी लाइन कर रहा हूं, वो एक जेल की आकृति बनती हुई दिखाई देगी इस तरह से, ठीक है। तो ये जो कोण ये और ये जो कोण है ये जेल की आकृति बनती है ना, 1 नंबर और 2 नंबर, तो ये दोनों कोण है, ये एकांतर कोण है और इनका मान भी बराबर होता है, कोण 1 बराबर कोण 2। मतलब अगर आपको लिखना है तो आप ये लिखेंगे, दो समांतर रेखाओं में यदि एक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो एकांतर क्रम में बनने वाले कोण एकांतर कोण कहलाते हैं और इनका मान बराबर होता है। मतलब एकांतर क्रम के बाद में ये, उसके बाद में ये, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे जो 7वें चैप्टर में रेखाएं और कोण बताया हुआ था, ठीक है, तो हम सभी तरह की रेखाएं और कोण पढ़ चुके हैं। कोणों की माप के आधार पर हम कोणों के नामकरण करेंगे, कोणों की माप के आधार पर। और कितने कोणों की? 2 कोणों की माप के आधार पर, ठीक है। तो क्या होंगे देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम पूरक कोण की बात कर लेते हैं। पूरक कोण, पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये इसका मतलब ये मान लीजिए एक कोण कोई सा भी है, मान लीजिए कोण हमारे पास में 60 डिग्री का है, तो अगर उस कोण 60 डिग्री को 90 में से घटाएंगे तो बचे कितना? 30 डिग्री, तो 60 का पूरा कोण होगा 30 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे यदि दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो वे कोण एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं, पूरक कोण होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पूरक की परिभाषा। मतलब दो कोणों का योग कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री है तो कोण एक और कोण 2 एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। इसी तरह से संपूरक कोण, संपूरक कोण बिल्कुल ऐसे कैसे सवाल है, यदि दो कोणों का योग, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो वे कोण एक दूसरे के संपूरक होंगे, संपूरक होंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमारे 5वां चैप्टर खत्म होता है। अब 6ठे चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखिए चैप्टर 7 त्रिभुज और उसके गुण। सबसे पहले हम समझेंगे त्रिभुज क्या होता है।
त्रिभुज। देखिए सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा याद होनी चाहिए। त्रिभुज की परिभाषा में आपके सामने लिखता हूं ना, आप उसको याद रखेंगे हमेशा। सिंपल सी है, तीन भुजाओं से घिरी आकृति, तीन भुजाओं से घिरी या फिर बंद आकृति है ना, से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोण हो गए 180 डिग्री होता है, मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इन तीनों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है। हाँ, अब इन तीनों की सहायता से अगर हम दो दे रखे तो हम तीसरा आराम से निकाल सकते हैं। अब बात करें हम जो एक तरफ हम इस जो बीसी भुजा इसको आगे बढ़ा दे तो ये बाहर की तरफ जो कोण बनता है, ठीक है, तो मैं इसको डी नाम दे दूं, तो यहां पर ये बाह्य कोण होगा ACD, तो त्रिभुज ACD ये बाह्य कोण है। ये बचे हुए दोनों त्रिभुजों के योग के बराबर, दोनों त्रिभुज के अंदर दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, मतलब कोण A प्लस बी, A प्लस कोण B, इन दोनों के योग के बराबर होता है ये वाला। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं यहां पर नाम दूं X, इसको Y और इसको Z। ठीक है, तो ये वाला कोण होगा 180 माइनस Z, तो यहां पर ये जो 180 माइनस Z है ना, 180 माइनस Z ये बराबर होगा x प्लस वाई के, x प्लस वाई के। ठीक है, अगर मैं Z को इधर ले जाऊं तो x प्लस वाई प्लस Z, ये तीनों क्या हो जाएंगे 180 के बराबर हो जाएंगे। तो ये तो इनके कोणों की बात हो गई। अब हम त्रिभुजों के बारे में बात करेंगे, तो त्रिभुज इनके कोणों के आधार पर त्रिभुज सामान्यतः तीन तरह के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज क्या होते हैं? देखो, वह त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। ठीक है, तो यहां पर प्रत्येक कोण कितना होता है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होता है, मतलब 90 डिग्री से छोटा। दूसरा होता है समकोण। समकोण में क्या होता है कि एक कोण, समकोण में एक कोण, त्रिभुज के अंदर तीन कोण होते हैं, उसमें से एक कोण 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, वो कोण क्या होगा? समकोण होगा। और उसके अलावा अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है कि यदि त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों में से कोई भी एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है तो उसको हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे गुण होते हैं त्रिभुज के। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसकी चारों तरफ की जो परिमाप है, ये सारी चीजें आती है, लेकिन वो मेंस्ट्रुएशन के अंदर आती है। हमें सिर्फ यहाँ पर ये चीजें पढ़नी है। ठीक है, ये हमारा 7वां चैप्टर हो गया। देखिए 8वां चैप्टर राशियों की तुलना। देखो, राशियों की तुलना करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम तुलना करने के लिए कम से कम दो राशियां होना जरूरी है। तो मैं यहां पर कुछ पॉइंट लिख रहा हूं। तुलना करने के लिए कम से कम दो राशियां होना जरूरी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दोनों समान राशियां होनी जरूरी है। दोनों समान राशियां होना जरूरी है, जरूरी है। ठीक है, देखो जैसे हम बात करें कि राम के पास 50 रुपए और सोहन के पास 60 रुपए है, तो दोनों के पास रुपए ही है, तो ये राशियां हैं। ठीक है, तो राशि में समझ गए, राशि क्या होती है? राशि कोई संख्या होती है, किसी भी चीज की संख्या, जिसको राशि बोलते हैं, और दोनों एक जैसी होती है, उन्हीं की हम तुलना कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे पास में 1 किलो गुड़ है और मोहन के पास में 100 रुपए है, तो 1 किलो गुड़ और 100 रुपए की कोई तुलना ही नहीं हो सकती। तो इस तरह से एक तरह से होनी चाहिए। ठीक है, अब राशियों की तुलना में हम बहुत सारी चीजों का उपयोग करते हैं, जैसे प्रतिशत का है ना, लाभ हानि का,
लाभ, हानि, ठीक है, ब्याज आदि बहुत सारी चीजें होती है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम लाभ प्रतिशत निकालते हैं, हानि प्रतिशत निकालते हैं, ब्याज हम दो प्रकार से निकालते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो हम लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत और ब्याज के सूत्र पढ़ लेते हैं क्योंकि इसके अंदर ये सूत्र काम में आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं लाभ क्या होता है। देखो, लाभ होता है विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य घटा देंगे, विक्रय मूल्य में से हम घटाएंगे क्रय मूल्य, तो हमारे पास में निकल कर आएगा लाभ। देखो, विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर हम कोई वस्तु को बेचते हैं, क्रय मूल्य जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए कि मोहन बाजार से कोई चीज खरीद ले गया 10 रुपए में और उसने लाकर अपने दोस्त को 12 रुपए में बेच दी, ठीक है। तो उसने खरीदा 10 रुपए में था और बेच दिया उसको 12 रुपए में, ठीक है। तो उन जब 12 में से हम 10 को घटाएंगे तो 2 रुपए बचते हैं उसके पास में शेष, तो जो 2 रुपए है वो क्या हो जाएगा, उसका लाभ हो जाएगा। इसी तरह से हानि क्या हो जाएगी, इसका उल्टा, क्रय मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो यहां पर हानि होगी। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझेंगे, जैसे मोहन बाजार से कोई चीज 10 रुपए की लेके आया और उसने अपने दोस्त को 8 रुपए में बेच दी, ठीक है। मतलब उसको 2 रुपए नुकसान हो गया, इसलिए जो खरीदा था उससे कम कीमत में जब हम कोई चीज बेचते हैं तो हमें हानि होती है। अगर हम इसका प्रतिशत निकालना चाहेंगे, ठीक है, हम लाभ प्रतिशत निकालना चाहेंगे, लाभ प्रतिशत, ये प्रतिशत का चिन्ह होता है, मतलब बटे में 100 होता है। इसका मतलब ये है कि हम लाभ क्रय मूल्य पर निकालते हैं, तो यहां पर सबसे पहले निकालेंगे लाभ कहां से निकालेंगे, इस सूत्र से, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, बटे लिखेंगे क्रय मूल्य, ठीक है, और इसको गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम हानि निकालेंगे, ठीक है, हानि प्रतिशत, तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला रहेगा। यहां पर हानि जो हमने अभी निकाली है इस फॉर्मूले से, ठीक है, इस फॉर्मूले से, बटे क्रय मूल्य, ठीक है, गुणा 100। तो इस तरह से यहां पर बटे में क्रय मूल्य ही आता है दोनों में, तो इस तरह से हम लाभ हानि निकाल सकते हैं, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। तो ये तो सिंपल लाभ हानि के फॉर्मूले हो गए। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले और होते हैं, जैसे ब्याज के फॉर्मूले। तो ब्याज के फॉर्मूले अभी निकालते हैं। देखो, मैं थोड़ा सा बोर्ड मिटा रहा हूं, आप इनको बोर्ड को वीडियो रोक कर उतार ले, लिख ले अपनी कॉपी में, फिर मैं इसको अब हम निकालेंगे ब्याज दो तरह के होते हैं। तो सबसे पहले साधारण ब्याज के अंदर हमारे पास में 3 चीजें काम में आती हैं। सबसे पहले होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये मूलधन का सिंपल सा सूत्र होता है, ठीक है। अगर ये इसका साधारण ब्याज का, तीनों चीजें काम में आती हैं। अब इनमें से मान लीजिए कि हमको साधारण ब्याज दे रखा है, ठीक है, इसको इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट भी बोलते हैं, SI इक्वल टू मूलधन को प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, दर को बोलते हैं रेट R, और यहां पर समय को बोलते हैं टाइम अपॉन 100। तो PRT अपॉन 100 इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। अगर बाई चांस हमको यहां पर मूलधन निकालना है, मूलधन, तो हम यहां पर मूलधन को तो ऐसे कैसे रखेंगे, यहां पर हमारा जो ब्याज होता है ना, ये अपनी जगह पर है, इससे इधर ले जाकर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 100 यहां हो जाएगा, और बची हुई 2 चीजें दर और समय इसके नीचे आ जाएगा, दर गुना समय, ठीक है। बिल्कुल इसी की तरह से अगर हमको दर निकालनी है तो क्या हो जाएगा, ब्याज यही रहेगा गुणा 100, और यहां पर मूलधन गुणा समय हो जाएगा, ठीक है। और तीसरी चीज अगर हमको समय निकालना है, समय, तो ब्याज यही रहेगा और 100 भी यही रहेगा, ब्याज गुणा 100। बस बची हुई 2 वैल्यूज है ना, उसमें से समय न रहकर बची हुई दर और मूलधन यहां हो जाएगा, मूलधन गुणा समय, ठीक है। इस तरह से ये तीनों सूत्र बन जाते हैं हमारे पास में साधारण ब्याज के। अब साधारण ब्याज के अलावा एक ब्याज और होता है जिसको हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, शायद 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ाया जाता होगा वो, ठीक है। तो उसके सूत्र सवाल आते हैं काम में, इसलिए आप ये रोक लें वीडियो को और इनको उतार लें,
फिर मैं हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की। तो मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब एक निश्चित समय पूरा होने के बाद में जो ब्याज होता है उसी का भी ब्याज स्टार्ट हो जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब शॉर्ट में मैं इसको CI से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100, यहां पर घात हो गई समय में, ठीक है। और माइनस हम फिर से क्या कर देंगे, मूलधन को फिर से घटा देंगे, क्योंकि अगर हम यहां मूलधन नहीं घटाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा मिश्र धन का सूत्र, ठीक है। अब इसमें वही सारी चीजें हैं, दर, समय, मूलधन, ठीक है, सारी चीजें आ जाती है इसके अंदर। अब देखो इसको मैं शॉर्ट में लिखने के लिए हम यहां पर P1 प्लस R बाई 100 की पावर T माइनस P, ये फॉर्मूला में शॉर्ट में काम में ले रहा हूं इसको, ठीक है। यहां पर इनका मतलब वही है, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट, टाइम, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। अब बाई चांस हमको यहां पर मिश्र धन निकालना है, ठीक है। तो मिश्र धन मतलब यहां पर टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट मतलब इसको शॉर्ट में मिश्र धन बोलते हैं, जिसमें ब्याज और मूलधन दोनों होता है, ठीक है। इसको निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा P1 प्लस R बाई 100 की पावर T, यहां पर माइनस P नहीं करेंगे। अगर मूलधन को पूरे पैसों में से घटा देंगे तो फिर वो ब्याज ब्याज बच जाएगा। तो यहां तो ये तो ब्याज ब्याज का है और ये हमारा क्या है, टोटल ब्याज प्लस मूलधन दोनों जोड़कर जो बनता है वो मिश्र धन बनता है। अब देखिए यहां पर इस सूत्र की सहायता से हम अगर P निकालना चाहें तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा होगा, बाकी चीज दे रखी होंगी, सिर्फ ये नहीं दे रखा होगा। तो इन चीजों को हम इधर भेज देंगे, तो यहां पर हम इनको वज्र गुणा करके या फिर हम इनका पक्षांतरण करके हम सारी चीजें एक एक करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुलना राशि की तुलना में पूछी जाती है, ठीक है। और यदि कोई फॉर्मूला आपको दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कमेंट बताने बहुत सारे तरीके हैं, हो सकता है कि मैं आपको कमेंट में लिख के बता दूं या फिर हो सकता है कि मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाकर बताऊं, ठीक है। तो ये हमारा 8वां चैप्टर होता है, 9वें चैप्टर की तरफ चलते हैं। ये एक्सरसाइज 9 परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, ठीक है। देखिए क्या होती है परिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनको अंश व हर के रूप में व्यक्त किया जा सके, ठीक है। मतलब P बटे Q या A बटे B के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या कहलाती है। आप परिभाषा लिखना चाहें तो परिमेय संख्याओं की ये लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। देखो ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्या जिसे P बटे Q या अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक है। हाँ, परिमेय संख्या कहलाती है। अब देखो परिमेय संख्या दो प्रकार की होती हैं, किस प्रकार से, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। तो मैं यहां पर एक संख्या रेखा खींच रहा हूं, इसको संख्या रेखा बोलते हैं। यहां पर ये बीचों बीच का बिंदु है, इधर जाने पर प्लस की संख्या आएगी +1, इधर जाने पर ये +2, इस तरह से +3, इधर जाने पर -1, -2, -3, है ना। संख्या रेखा पर अगर हम इधर की तरफ जाते हैं तो संख्याएं आएंगी माइनस में, मतलब यहां पर ऋणात्मक संख्याएं हैं, ये ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, इधर को ये धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास में यहां पर है, ठीक। तो अगर मान लीजिए यहां पर कोई संख्या है 1/2, 1/2 क्या होता है, आधी होती है ना, और ये माइनस में, माइनस की तरफ है ना, तो ये संख्या होगी ऋणात्मक रेशनल नंबर। और अगर मान लीजिए कोई संख्या यहां पर है 1/2, ठीक है, तो ये क्या होगी, धनात्मक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 1/2 के रूप में है ना, इसलिए तो ये संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है और धनात्मक परिमेय संख्या होती है। अब यहां पर एक चीज और पूछ जाती है कि
दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे होती है? मान लीजिए कि हमारे पास में एक संख्या है 1/2 और एक है 3/2, यहां पर 3/2 है, ठीक है। इन दोनों संख्याओं के बीच में कितनी संख्या हो सकती है? इन दोनों के बीच में हम कितनी संख्या लिख सकते हैं? ठीक है, देखो इस लाइन से इधर की तरफ आने वाली संख्या और इस लाइन से इधर की आने वाली संख्या ही लिख सकते हैं इनके बीच में। तो ऐसी संख्या बहुत सारी हो सकती है। कैसे हो सकती है? देखिए, देखो 1/2 मतलब 0.5, इसको अगर भाग देंगे 1 में 2 का तो 0.5 आएगा। और अगर हम यहां पर इसको मैं लिख रहा हूं 3/2 है ये, ठीक है, 3/2 को मैं इसको 1.5, तो इनके बीच में अगर मैं पॉइंटों में संख्या लिखूं तो कितनी सारी हो जाएगी? 0.6 भी आएगा, 0.61 भी आ सकता है। 0. अगर हम संख्या बढ़ाएं तो इसकी संख्या इस तरह से बढ़ा सकते हैं कि 0.612, 0.613, इस तरह से यहां पर संख्या की हम अनगिनत संख्या लिख सकते हैं। तो इनके बीच में ऐसी संख्या कितनी होती है? इनके बीच में अनंत संख्या होती है इस तरह की, जो इनके बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है इनके बीच में, दो संख्याओं के बीच में, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पर मैं आपको लिखकर बताऊं, यहां पर 0.6 को क्या लिख सकते हैं? 0.6 को लिख सकते हैं 6/10। अगर हम इसको थोड़ा और छोटा करेंगे तो 3/5 हो सकती है ये, 3/5 इसके बीच में कहीं आएगा। मैं इसको अगर 0.7 लिखूं तो 0.7 को क्या लिख सकते हैं? 7/10, ठीक है। 8/10 भी लिख सकता हूं मैं, 9/10 भी लिख सकता हूं। अगर मैं बटे 100 करूं इसको तो और भी बहुत सारी संख्या आ जाएंगी। मतलब इस तरह से परिमेय संख्या बहुत सारी होती है दो संख्याओं के बीच में। तो परिमेय संख्या सिर्फ इतना ही है, इसके में ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ, एक चीज और, यहाँ पर परिमेय संख्याओं के बारे में जोड़ बाकी गुणा भाग और होते हैं, तो उनको मैं अभी आपको बता देता हूँ कैसे होती है। वैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, ठीक है। यहाँ पर परिमेय संख्या एक तरह से साधारण भिन्न की तरह होती है, ठीक है। परिमेय संख्या भी दो तरह की होती है, कंपाउंड और एक सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं का जोड़। तो यहां पर योग के बारे में बात करेंगे। तो परिमेय संख्या, मान लीजिए कि कोई संख्या 1/2 प्लस 3/4, ये दो संख्या है, तो इनका हम लघुत्तम लेकर इस तरह से, दोनों का लघुत्तम 4 आएगा, 2 का भाग 4 में 2 बार देंगे तो 2 प्लस इसका भाग इसमें देंगे, एक बार जाएगा, एक को 3 से गुणा करेंगे तो इन दोनों को जोड़ने पर बीच में चिन्ह वही रहेगा, ये हो जाएगा 5/4। तो ये एक परिमेय संख्या आ गई। मतलब परिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है, ध्यान रखें। और इस तरह से जोड़ा जाता है। घटाव कुछ इस तरह से किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि 3/5 है, माइनस 1/2 कर दिया हमने, ठीक है। तो घटाने के लिए क्या करेंगे हम? उसी तरह से लघुत्तम लेंगे, 5 2 10 लघुत्तम आएगा। अब यहाँ पर 5/10 में 2 बार देंगे, 5/10 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 गुणा 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस 2 का भाग 10 में देंगे, 5 बार जाएगा, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 होगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1/10। मतलब घटाव करने पर भी एक परिमेय संख्या है। अब हम गुणा कर लेते हैं, गुणा देखो, जैसे मान लीजिए 3/4 कोई संख्या है, इसको हम 3/5 से गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर ऊपर कोई संख्या गुणा कर देंगे, नीचे एक संख्या गुणा कर देंगे और परिमेय संख्या के रूप में लिख देंगे। जैसे 3 किया 9 और 520, ये परिमेय संख्या आ गई, है ना। अब अगर भाग करेंगे तो भाग में थोड़ा सा अलग होता है। जैसे मान लीजिए, इसी को मैं करके बताता हूं, यहां पर 3/5, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा? 3/4 और ये भाग का चिन्ह को आप गुणा में बदल देंगे और इन संख्या को पलट देंगे। मतलब 5 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे है वो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। अब 3 से तो 3 कट जाएगा, यहां पर बचेगा 5/4। इस तरह से आप जोड़ बाकी गुणा भाग बाकी सारी संक्रियाएं कर सकते हैं परिमेय संख्याओं की। तो ये हमारे 9वें चैप्टर के सारे फॉर्मूले खत्म होते हैं और 10वें चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखिए 10वां चैप्टर में प्रायोगिक ज्यामिति नाम चैप्टर है, उसमें रचना की जाती है, कोई सूत्र काम में नहीं आता, इसलिए हम 11वें चैप्टर की तरफ चलते हैं, परिमाप और क्षेत्रफल। यहाँ पर हमारे पास में मेनली 4 आकृति होती है। सबसे पहले त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज। यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज के अंदर पढ़ेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। और त्रिभुज का परिमाप, परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं, तीनों भुजाओं की बाउंड्री की लंबाई, मतलब a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाएं हैं, उनकी तीनों भुजाओं का योग। अब बात करते हैं हम वर्ग की। वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, मतलब भुजा स्क्वायर, ठीक है। और वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप
ये होगा 4 गुना बचा। अब बात करेंगे हम आयत की। आयत देखो, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बिल्कुल सिंपल होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। ध्यान रखें, बिल्कुल सिंपल सा है, सबसे सिंपल क्षेत्र सूत्र यही होता है। और आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये सूत्र होता है। अब इसके बाद में एक और बचता है जिसको हम बोलते हैं वृत्त। तो मैं यहां पर लिख देता हूं वृत्त। ठीक है, वृत्त, यहां पर होगा वृत्त का क्षेत्रफल और यहां पर होगी वृत्त का परिमाप, या वृत्त की परिधि बोलते हैं इसको, वृत्त की परिधि, है ना। तो ये सूत्र क्या होते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और इसका परिधि क्या होती है 2 पाई आर। ठीक है, ये सूत्र होता है यहाँ पर आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो ये सूत्र आते हैं इसके 11वीं एक्सरसाइज के अंदर। अब 12वीं तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 12 की, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं बीजीय व्यंजक? देखिए, इसके अंदर सबसे पहले बीजीय व्यंजक की हम परिभाषा पढ़ते हैं। बीजीय व्यंजक, कई बार ये परिभाषा आपसे 1 या 2 नंबर में परीक्षा में सीधी पूछी जा सकती है। ठीक है, 1 या 2 या 2 से अधिक, 2 से, ऐसे लिखो सीधे, 1 या 1 से अधिक, 1 या 1 से अधिक चरों द्वारा किसी संख्या को दर्शाने का तरीका बीजीय व्यंजक कहलाता है। व्यंजक कहलाता है। ठीक है, परिभाषा आप लिख लें। अब ध्यान दें, मैं इसका एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जैसे x प्लस वाई बराबर 2। ठीक है, 2x माइनस वाई बराबर 3। और एग्जाम्पल लिखूं जैसे एक्स वाई बराबर 9। ठीक है, इस तरह से ये सारे बीजीय व्यंजक है। अब बीजीय व्यंजकों के अंदर एक होता है गुणनखंड। गुणनखंड देखिए, यहां पर इसका मतलब होता है बीजीय व्यंजकों, बीजीय व्यंजकों को अलग अलग करने की प्रक्रिया, गुणनखंड कहलाती है। गुणनखंड कहलाती है। ठीक है, अब इसके अलावा एक चीज और पूछते हैं आपसे, एक पद, द्विपद, त्रिपद, चतुर्पद, पांचपद, ये क्या होते हैं? तो देखिए, यदि ऐसे लिखो, देखो जैसे x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, कितने पद है इसमें? 1 2 3 पद है, तो ये हो जाएगा त्रिपद। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूं x बराबर 5, तो ये क्या हो जाएगा? एक तरीके से देखा जाए तो एक पद हो जाएगा ये। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 3x प्लस 5 माइनस बराबर y, तो कितने पद हो गए इसमें? इसमें 3x भी काम में आ रहा है, इसमें 5 भी काम में आ रहा है, इसमें y भी काम में आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा त्रिपद। अगर मैं इसको लिखूं x प्लस 1 बराबर 4, ये क्या हो जाएगा? ये एक तरह से द्विपद है। कैसे है? देखिए, x, ये एक को इधर ले जाकर घटा सकते हैं, तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, तो x बराबर 3, ये द्विपद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर इसमें पदों की संख्या के आधार पर आप इसको लिख सकते हैं, एक पद, द्विपद, त्रिपद, चतुर्पद, पंचपद या बहुपद है। तो आप पदों की संख्या के आधार पर आप इनका नामकरण कर सकते हैं। अब इन पदों के अलावा एक चीज और आती है इसके अंदर, यहां पर आती है चरों की संख्या। तो मान लीजिए कि यहां पर x और y काम में आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर चर हो गए 2, एक x और एक y। इसके अंदर हमारा एक ही चर काम में आ रहा है x, तो यहां पर हमारा हो जाएगा चर 1। अगर मान लीजिए x y z तीनों काम में आते हैं तो हमारे चर हो जाएंगे 3।
अब इसके अलावा यहाँ पर घात की बात करते हैं कि बहुपद की घात कितनी होती है। ठीक है, अगर यहाँ पर जो x या फिर y जो भी चर होता है, चर कोई सा भी हो सकता है, जिसमें सबसे बड़ी जो घात होती है ना वो इसकी घात हो जाती है। जैसे मान लीजिए मैं इसकी घात यहाँ पर 5 लिख दूं, इसकी घात यहाँ पर 6 लिख दूं, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? इस बहुपद की घात हो जाएगी 6, क्योंकि बड़ी वाली घात 6 है इसलिए। अगर छोटी घात का कोई रोल नहीं होता, जैसे अगर मैं इसमें यहाँ पर लिख दूं 2, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, अगर मान लो इसमें 4-5 चर भी आ जाते हैं और उसमें सबसे बड़ी घात जो होगी जिस चर की, वो इसकी क्या हो जाएगी? घात हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ छोटे छोटे सूत्र काम में लिए जाते हैं, उन सूत्रों को मैं आपके सामने लिख रहा हूं ना, उनको आप लिख लीजिए, क्योंकि वो आपके आगे की सभी क्लासों में काम में आएंगे, चाहे आप 8th क्लास में पढ़े, 9th में, 10th में, 11th 12th, आगे की बीएससी बीटेक जो भी आप कुछ करना चाहें सब में आपके काम में आएंगे। वो कुछ इस तरह से है, जैसे मान लीजिए कि a प्लस बी है ना, इसका होल स्क्वायर, तो ये सूत्र को इस तरह से खुलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इसको a माइनस बी के रूप में खोलना चाहूं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप में खोलना चाहूं तो ये हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, ये देखिए 13वां चैप्टर घात एवं घातांक। यहां पर कुछ सूत्र है घातांक के। तो सबसे पहले मान लीजिए एक कोई संख्या है जिसके ऊपर n घात है। ठीक है, तो इसको यहां पर a गुणा a गुणा a गुणा n बार इस तरह से गुणा लिखा जाएगा ये। ठीक है, an का मतलब ये होता है कि ऊपर घात n। अब यहां पर कुछ सूत्र हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर a के ऊपर घात m है और उसी संख्या के नीचे घात n है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है a की घात m माइनस n। अगर मान लीजिए कोई संख्या a है, इसके ऊपर घात m है और इसके ऊपर भी घात n है, तो इसका मतलब है a की घात m गुणा n। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई संख्या a है, इसके ऊपर घात m है और यहां पर a की घात n है, a की संख्या घात इस तरह से है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? a की घात m प्लस n, यहां पर माइनस था, यहां पर प्लस हो गया। ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह से यहां पर घातें लिखी जा सकती है। ठीक है, ये तो घातांक के सिंपल सूत्र हो गए। अब यहां पर मैं अगर कोई संख्या लिख दूं इस तरह से, इसका मतलब है यहां पर a की घात 1/2 है। अगर मैं यहां पर a की घात माइनस 1/2 लिख दूं तो इसका मतलब है यहां पर ये 1/√a है। ठीक है, अगर मैं यहां पर इस तरह से लिख दूं, यहां पर 3 लिख दूं, ठीक है, तो इसका मतलब है यहां पर a की घात 1/3 है। अगर मैं यहां पर इस तरह से लिख दूं n, तो यहां पर a की घात ये हो जाएगा 1/n। इस तरह से ये कुछ सिंपल घातांक के नियम है जो आपसे इस पूरी एक्सरसाइज के दौरान पूछे जाएंगे, इनसे संबंधित सवाल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 13वीं एक्सरसाइज हो गई और आगे की जो 14वीं और 15वीं एक्सरसाइज उसमें सूत्र नहीं है। ठीक है, तो वहां पर आपको एक तो कुछ आकृतियों का चित्रण है, मतलब आपको अपने हाथों से आकृति बनानी होती है। ठीक है, तो वैसे हम एक्सरसाइज 14 के बारे में साथ साथ में यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको सममिति के बारे में पूछ जाता है। मान लीजिए कोई आकृति जिसमें से हम एक रेखा खींचने पर वह आकृति दो समान भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसको सममित आकृति बोलते हैं, और अगर दो समान भागों में नहीं बढ़ती उसको असममित आकृति बोलते हैं। ठीक है, तो बस सिर्फ ये है, इससे आपको आकृति को देखकर बताना होगा कि सममित आकृति है या नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर आपसे अक्ष पूछ जाती है कि दी गई आकृति कितने अक्षों पर सममित है, एक अक्ष पर, दो पर, 3 पर या फिर अनंत पर। देखो जैसे मान लीजिए कि कोई एक ये आकृति है। ठीक है, आप इसको यहां से यहां से यहां से अगर यहां से बांटेंगे तो ये 4 अक्षों पर क्या है? सममित है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एक ऐसी आकृति है इस तरह से, इस तरह से, तो आप इसको यहां से बांटेंगे तो और यहां से बांटेंगे तो ये दो भागों में क्या हो जाएगी? बराबर बढ़ जाती है, तो इसके अक्ष 2 है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं ये वृत्त बनाया मैंने, इसको आप कितने भागों से उपकर कितने अक्ष कीजिए इसमें, ये हर अक्ष से सममित हो जाएगी, तो इसके अनंत सममित अक्ष है। ठीक है, ये 14वीं एक्सरसाइज हो गई। अब हम 15वीं के बारे में बात कर लेते हैं, आकृतियों का चित्रण। ठीक है, नाम लिख देता हूं मैं यहां पर, ये सूत्र आप उतार लीजिएगा।
आकृतियों का चित्रण, आकृतियों का चित्रण। देखिए आकृति दो तरह की होती है, एक 2D आकृति और एक 3D आकृति। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको ये आपके सामने एक आयत बनाया, ठीक है। आयत जिसके ऊपर सिर्फ लंबाई चौड़ाई दिखती है वो एक 2D आकृति होती है, मतलब द्विविमीय आकृति होती है। और 3D आकृति, जैसे मैं एक आयत बना रहा हूं ना, इसकी हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज दिखनी चाहिए। तो आयत के अलावा हमको ये आयत नहीं, ये घनाभ होगा कुछ इस तरह से। अब आप देखकर बता दोगे इसमें कि ये क्या है, इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, ठीक है। मान लीजिए कि ये लंबाई है इसकी, ये इसकी चौड़ाई है, और यहां से और यहां तक इसकी ऊंचाई है ये, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको इस आकृति में दिख रही है, इसमें नहीं दिख रही। तो जिसमें आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं दिखे वो द्विविमीय आकृति है, और जिसमें आपको सिर्फ लंबाई दिखे, जिसमें सिर्फ आपको लंबाई दिखे वो 1D आकृति है। जैसे एक रेखा है, एक बिंदु है, ठीक है। ये आकृति एक विमीय आकृति 1D, जिसमें आपको लंबाई और चौड़ाई दो चीज दिखे वो द्विविमीय आकृति, और इसमें तीन चीज दिखे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो त्रिविमीय आकृति है, ठीक है। ये आपको देखना है, आपके हाथों से बनानी है। इस प्रकार से हमारी जो सातवीं जो क्लास है उसकी पूरी किताब के हम सूत्र एक करके हम आपको समझा चुके हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, धन्यवाद।